कभी कभी ना सबसे मुश्किल लगने वाली समस्याओं का हल बिल्कुल हमारी आंखों के सामने ही छिपा होता है। आज हम कुछ ऐसी ही स्टैटिस्टिकल चैलेंजेस को देखने वाले हैं जो एक इंजीनियरिंग एग्जाम से ली गई हैं। अब देखने में तो ये काफी मुश्किल लग सकती हैं, पर जब हम इन्हें स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल साफ और लॉजिकल तरीके से देखेंगे तो सब आसान हो जाएगा। तो चलिए इस कोड को क्रैक करना शुरू करते हैं। तो ये है हमारा आज का रोड मैप। हम 3 स्टैटिस्टिकल पहेलियां सुलझाने वाले हैं। पहली प्रोबेबिलिटी एरिया के नियम के बारे में है। दूसरी एक तिरछे मतलब स्क्यूड कर्व को पढ़ने के बारे में। और तीसरी रैंडम वेरिएबल से जुड़ी एक दौड़ के बारे में है। और जब तक हम आखिर तक पहुंचेंगे ना, इन सबको सॉल्व करने का जो कोड है वो हम क्रैक कर चुके होंगे। तो चलिए हमारी पहली पहेली से शुरू करते हैं। ये जुड़ी है प्रोबेबिलिटी एरिया रूल से। हमारे सामने एक ग्राफ है और एक सीधा सा लक्ष्य, h की वैल्यू पता लगाना। सवाल ये है कि इस ग्राफ को एक वैलिड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन यानी पीडीएफ बनाने के लिए h की वैल्यू क्या होनी चाहिए। हम देख सकते हैं कि ये सीधी लाइनों से बनी एक शेप है और इस पहेली को सॉल्व करने के लिए जो सबसे ज़रूरी शब्द है वो यही है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। तो असली बात ये है कि ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन या पीडीएफ आखिर होता क्या है। सीधी सी बात है, ये एक ऐसा कर्व है जिसके नीचे का टोटल एरिया हमेशा 1 के बराबर होना ही चाहिए। ये 1 मतलब 100% प्रोबेबिलिटी। बस यही एक नियम इस पूरी पहेली को खोलने की चाबी है। चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहला स्टेप, ये शेप थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी है तो हम इसे 2 जानी पहचानी शेप्स में तोड़ लेते हैं। बाईं तरफ एक ट्राइंगल और दाईं तरफ एक ट्रेपीजियोइड। दूसरा स्टेप, हम इन दोनों शेप्स का एरिया निकालते हैं, बिल्कुल बेसिक ज्योमेट्री से। हाँ, हमारे जवाब में h रहेगा। तीसरा स्टेप, हम इन दोनों एरिया को एक साथ जोड़ देते हैं। और आखिर में सबसे ज़रूरी स्टेप, हम उस टोटल एरिया को 1 के बराबर सेट कर देते हैं और फिर h के लिए सॉल्व कर लेते हैं। और जब हम ये सब कैलकुलेशंस करते हैं, मतलब ट्राइंगल का एरिया प्लस ट्रेपीजियोइड का एरिया बराबर 1, तो हमें मिलता है कि h बराबर है 1/3। है ना कमाल? एक मुश्किल दिखने वाली प्रॉब्लम एक सिंपल से रूल और थोड़ी सी स्कूल वाली ज्योमेट्री से सॉल्व हो गई। अब चलते हैं अपनी दूसरी पहेली पर। इसमें कैलकुलेशन कम है और एक ग्राफ की शेप क्या कहानी बता रही है उसे समझना ज़्यादा ज़रूरी है। तो चैलेंज ये है, हमारे सामने एक कर्व है जिसकी एक लंबी पूंछ दाईं यानी राइट साइड की तरफ खींची हुई है। सवाल ये है कि इस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मीन, मीडियन और मोड के बीच सही रिश्ता क्या है। इस तरह की शेप को राइट स्क्यू या राइट स्क्यूड कहते हैं। तो ये राइट स्क्यू आखिर है क्या चीज़? देखिए, ये एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन है जहां ज्यादातर डेटा तो बाईं तरफ इकट्ठा होता है, पर दाईं तरफ एक लंबी सी पूंछ निकल आती है। ये पूंछ बनती है कुछ बहुत ही हाई वैल्यूज की वजह से, जिन्हें हम आउटलायर्स भी कहते हैं। इसको ऐसे समझिए जैसे क्लास में ज्यादातर बच्चों के एवरेज मार्क्स आए पर कुछ बच्चों के लगभग फुल मार्क्स आ गए। इसे याद रखने का एक बहुत ही शानदार और आसान तरीका है। बस ये सोचिए कि वो जो लंबी पूंछ है ना, वो एक रस्सी की तरह है जो एवरेज यानी मीन को अपनी तरफ खींच रही है। वो जो कुछ बच्चों के बहुत ज्यादा मार्क्स आए थे वो पूरी क्लास के एवरेज को ऊपर खींच लेते हैं। तो अब इन तीनों को एक साथ रख के देखते हैं। मोड यानी बहुलक हमेशा कर्व का सबसे ऊंचा पॉइंट होता है, मतलब सबसे कॉमन वैल्यू। मीडियन ठीक बीच की वैल्यू होती है, लेकिन मीन को उसे तो वो लंबी पूंछ अपनी तरफ दाईं ओर खींच लेती है। तो इससे हमें एक सीधा सा ऑर्डर मिलता है। मीन सबसे बड़ा होता है, फिर आता है मीडियन और फिर आखिर में मोड। चलिए अब आते हैं अपनी आखिरी पहेली पर। इसमें हम ग्राफ को छोड़कर अब सीधे सीधे प्रोबेबिलिटी थ्योरी के एक सवाल पर आते हैं। चैलेंज ये है, हमारे पास 4 रैंडम वेरिएबल्स हैं, x1, x2, x3 और x4। इनके बारे में 2 बातें बताई गई हैं। एक, ये इंडिपेंडेंट है और दूसरी, ये आइडेंटिकल हैं। अब टेक्निकल डिटेल्स जैसे जीरो मीन और यूनिट वेरिएंस भी दी हैं। सवाल बस इतना है कि इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि x4 इन सब में सबसे छोटा होगा। अब इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकल जैसे शब्द सुनने में भारी भरकम लग सकते हैं, पर इसको समझने का एक बहुत ही सिंपल तरीका है। सोचिए कि ये 4 लोगों की एक दौड़ है, बिल्कुल फेयर रेस। चारों दौड़ने वाले बिल्कुल एक जैसे हैं, तो किसी भी एक के आखिरी आने का चांस सबके बराबर ही तो होगा ना, है ना? किसी को कोई एडवांटेज नहीं है। और ये विजुअल इसी बात को एकदम साफ साफ दिखा रहा है।
क्योंकि चारों वेरिएबल्स आइडेंटिकल और इंडिपेंडेंट है, तो चारों के सबसे छोटा होने का चांस भी बिल्कुल बराबर है। जो 100% प्रोबेबिलिटी है वो इन चारों में बराबर बराबर बंट जाती है। तो किसी भी एक के, जैसे इस केस में x4 के, सबसे छोटा होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? सीधी सी बात है, 1 को 4 से डिवाइड कर दीजिए। जवाब है 0.25 या 25%। देखिए कैसे मुश्किल लगने वाले शब्दों के पीछे एक बहुत ही सरल और सिमेट्रिकल आइडिया छिपा था। तो हमने 3 अलग-अलग स्टैटिस्टिकल पहेलियां सुलझा ली हैं। पर बात सिर्फ जवाब निकालने की नहीं है। हमने उन कोड या उन नियमों को समझा है जो इन पहेलियों को सॉल्व करने लायक बनाते हैं। तो चलिए जल्दी से उन कोड्स को दोहराते हैं जो हमने आज क्रैक किए। पहला, द एरिया रूल। एक पीडीएफ कर्व के नीचे का टोटल एरिया हमेशा 1 होता है। दूसरा, द स्क्यू रूल। डिस्ट्रीब्यूशन की पूंछ हमेशा मीन को अपनी तरफ खींचती है। और तीसरा, द सिमेट्री रूल। जब वेरिएबल्स आइडेंटिकल और इंडिपेंडेंट होते हैं तो उनकी प्रोबेबिलिटीज भी बराबर होती हैं। और ये नियम सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं है, ये हमारे आसपास की दुनिया को समझने में मदद करते हैं। जैसे किसी भी देश में इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन देख लीजिए, वो अक्सर एक राइट स्क्यूड कर्व होता है, जहाँ कुछ बहुत अमीर लोग एवरेज इनकम को ऊपर खींच लेते हैं। तो अब जब ये कोड्स पता चल गए हैं, सोचिए जरा ये पैटर्न्स और कहाँ-कहाँ देखने को मिल सकते हैं। ये हर जगह छिपे हैं, बस हमें उन्हें पहचानने की जरूरत है।